हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। हिंदी साहित्य में काव्यांग परिचय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और मोस्ट भी हैं क्योंकि हर बार ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन्हीं मोस्ट इंपोर्टेंट काव्यांग परिचय के प्रश्नों को बिल्कुल देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि माधुर्य और ओज गुण में अंतर बताइए। अब यहां से प्रश्न कैसे आएंगे? ये जो हम प्रश्न करने वाले हैं ना, ये ऐसे प्रश्न होंगे कि अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी प्रश्न आया तो उसका आंसर 100% आप राइट करके आओगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप इसको देखना। पहले जैसे मान लीजिए अगर आया कि माधुर्य गुण की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, तब भी आपको यही उत्तर काम आएगा। अगर पूछा गया कि ओज गुण की परिभाषा बताइए और उदाहरण दीजिए, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। मतलब हमें माधुर्य को हटाना है, केवल ओज का लिखना है। ओज का पूछा, माधुर्य का पूछा तो ओज को हटाना है, केवल माधुर्य का लिखना है। दोनों का अंतर पूछा तो भी यह बेस्ट आंसर आपको लिखना है। तो ओवरऑल ये जो भी प्रश्न हमने आज जो कवर किए हैं वो एकदम ऑलराउंडर प्रश्न है। चाहे इनके इर्द गिर्द घूमने वाला कोई भी प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाए, आप एग्जाम में अगर ये लिख के आ जाते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि माधुर्य और ओज गुण में अंतर बताइए। अगर मान लीजिए ये प्रश्न आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि माधुर्य गुण में किसकी परिभाषा क्या है। माधुर्य गुण वहां होता है जहां हम किसी काव्य रचना को पढ़ते ही हमारा मन जो है वो द्रवित हो जाए, मन पिघला देने वाला। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ऐसी रचना जिसको सुनते ही हमारा हृदय जो है वो द्रवित हो जाए, हृदय पिघल जाए, तो या फिर मधुरता का आभास हो जाए, तो वहां माधुर्य गुण होता है। और ये माधुर्य गुण विशेष करके जो प्रेम और करुणा का जहां भाव होता है वहां पर माधुर्य गुण की बात की जाती है। एक उदाहरण हम देखने वाले हैं जो बेस्ट उदाहरण है, दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण है, वो उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे और दैन कहे नटी जाए। आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। इस उदाहरण को मैं भी व्याख्या करके बताता हूं। पहले हम देखते हैं ओज गुण। ओज गुण में क्या होता है कि किसी भी रचना को पढ़ने या सुनने से मन में जोश भर जाए, तो जोश भर देने वाला, वीरता भर देने वाला, हमारे हृदय में उत्साह भर देने वाला, भाव जागृत करने वाला जो गुण होता है वो होता है ओज गुण। जैसे देशभक्ति रचना अगर आपने कोई सुन ली तो हमारे हृदय में एक रोमांच उत्पन्न हो जाता है, वहां पर ओज गुण होता है। और आप उदाहरण दे सकते हैं, बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो अब एक एक को हम करते हैं। अगर पूछा जाए कि माधुर्य गुण की परिभाषा दीजिए, तो ये परिभाषा आपको माधुर्य गुण की देनी है। किसी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का हृदय द्रवित हो जाए, उस रचना में माधुर्य गुण होता है। एक उदाहरण दीजिए, तो आपको उदाहरण देना है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे और दैन कहे नटी जाए। गोपियां क्या करती है कि कृष्ण से बात करने के लिए वो उस कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेती है। तो बांसुरी को चुरा लेने का बहाना सिर्फ इतना था, कृष्ण से बात करना। अब कृष्ण उससे कहता है कि भाई तुमने मेरी बांसुरी ली है, तो वो मना कर देती है। और फिर आंखों आंखों में एक दूसरे से इशारा करते हुए गोपियां कहती है कि हाँ हमारे पास है, देना नहीं है, देना नहीं है। तो सौगंध खाती है, फिर कृष्ण जब मांगता है तो देने को कहती तो फिर नट जाती है। तो ये माधुर्य गुण का उदाहरण है। और अगर पूछा जाए कि ओज गुण की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए, तो आपको लिखना है कि किसी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के हृदय में ओज का भाव, उत्साह का भाव, वीरता का भाव जागृत हो जाए, वहां पर ओज गुण होता है। उदाहरण दीजिए कि बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, मुझे पता है कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले 15 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूं। अगर आपने ये प्रश्न इस तरीके से तैयार कर लिए तो 100% आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इन बातों को फॉलो करते हुए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी भी टाइम है, कॉपी पेन लेकर के बैठें, आप इन्हें लिख लें, या फिर इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट इसी प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखने वाले हैं दूसरा प्रश्न। क्या है दूसरा प्रश्न? कि च्युत संस्कृति और श्रुति कटुत्व दोष में अंतर बताइए। देखो डायरेक्ट प्रश्न, आप देखो
आप नियम कितने ही रट लो याद नहीं होंगे, नियम पढ़ने का अब समय भी हमारे पास नहीं है। अब तो परीक्षा में आने वाले सीधे प्रश्नों पर आप प्रहार करो, तभी आप टॉप कर पाओगे, तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि च्युत संस्कृति दोष किसे कहते हैं, या फिर एक उदाहरण दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उसमें इसमें कौन सा दोष है, या फिर रिक्त स्थान आएगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो वहां पे कौन सा दोष होता है। तो हम सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, चाहे कैसा भी प्रश्न आए, सबसे मॉडल आंसर जिसे कहते हैं ना, मॉडल प्रतिरूप, वो आंसर है। आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, आपका कैसा भी प्रश्न आए उसमें ये लिख देना, आपका 100% आंसर राइट हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है कि सबसे पहले हम बात करते हैं च्युत संस्कृति शब्द पर गौर करिए। च्युत का मतलब होता है हटना, है ना, हट जाना, रास्ते से हट जाना। संस्कृति का मतलब होता है एक संस्कार वाली बात, तो संस्कार वाली बात से हट जाना मतलब नियमों के पालन से हट जाना। मतलब ये कि हिंदी में जब व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई बात कही जाए तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। तो क्या करना है कि व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग, किसी बात को कहने के लिए व्याकरण के नियमों के विरुद्ध अगर हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर होता है च्युत संस्कृति दोष। दूसरा है श्रुति कटुत्व। श्रुति का मतलब होता है सुनना, ध्यान दो, शब्द पर अगर गौर करोगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। श्रुति का मतलब होता है बच्चों सुनना, कटुत्व का मतलब होता है कटु, यानी सुनने में कटु लगने वाले शब्दों का प्रयोग अगर होता है किसी रचना में, किसी काव्य में, तो वहां पर कौन सा दोष होता है, श्रुति कटुत्व दोष। तो उदाहरण देखो, हम दोनों का एक एक उदाहरण देखने वाले हैं। श्रुति, ये श्रु इधर चला गया, श्रुति कटुत्व यानी सुनने में कड़वे लगने वाले वर्ण। अब देखो पहले हम च्युत संस्कृति का एक उदाहरण देखते हैं। पुष्प की कलिका, तो पुष्प की कलिका नहीं होगा, पुष्प कलिका सही अर्थ है इसका, पुष्प कलिका। व्याकरण की दृष्टि से ये की आवश्यकता हमें यहां पर नहीं है। और इसी तरीके से श्रुति कटुत्व, तो देखो कट कटात विकट कटक टक टक ट आ रहा है ना बार बार, तो ये ट कानों में कड़वाहट पैदा करता है, ट वर्ग की अधिकता के कारण यहां पर श्रुति कटुत्व दोष है। तो अब च्युत संस्कृति व्याकरण के नियमों के विरुद्ध, और उदाहरण देना है तो आप दे सकते हैं पुष्प की कलिका, श्रुति कटुत्व सुनने में कड़वे लगने वाले वर्णों का प्रयोग, और उदाहरण दे सकते हैं कट कटात विकट कटक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। देखो बेस्ट से बेस्ट मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, और 100% अगर हमारी प्रत्येक क्लास को आप देख लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, बेस्ट से बेस्ट आप नंबर ले आओगे। प्रश्न ये है कि विभावना और विशेषोक्ति में अंतर बताइए। अब ये जो दोनों जो अलंकार है ना, बड़े कंफ्यूजिंग है। डायरेक्ट अगर विभावना आता है तो सबको पता है, पर विशेषोक्ति में थोड़ा सा भटकाव हो जाता है, बच्चे यहां पर भटक जाते हैं। तो देखो विभावना में क्या होता है, विभावना यानी बिना कारण, विभावना का मतलब होता है बिना कारण, बिना कारण के अगर कार्य हो जाए, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो जाए, तो यहां पर बिना कारण के ही कार्य का होना। और विशेषोक्ति में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। विशेषोक्ति में होता है कि कारण है फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो कारण होने पर भी कार्य का नहीं होना। दोनों का एक एक उदाहरण देखते हैं। विभावना का सबसे बेस्ट उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान के बारे में कहा गया है कि बिना पैरों के जो चल लेते हैं, बिन पद चले सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन लेते हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के ही दुनिया का हर काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तो ये जो उदाहरण है ये किसका है भाई, ये विभावना का है। बिना कुछ होते हुए भी सब कुछ कर लेते हैं। और इसका विपरीत होता है विशेषोक्ति, यानी कारण है पर फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। जैसे उदाहरण देखो, पानी बीच मीन पियासी। अब पानी के बीच में रहते हुए भी मीन यानी मछली प्यासी, क्या ऐसा हो सकता है? तो यहां पर बात एक्चुअली हो रही है कि जैसे आंखों में अश्रुधारा है फिर भी आंखें प्यासी की प्यासी प्रियतम के दर्शन की, तो इसीलिए यहां पर कारण उपस्थित है पर फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, पानी उपस्थित है पर प्यास नहीं बुझ रही, मोही सोनी सोनी आवत हासी। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया विभावना और विशेषोक्ति का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और बेस्ट एग्जाम्पल प्रश्न जो हम देखते हैं। यहां पर काव्यांग परिचय में
आपके काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद, सब कुछ हम शामिल कर रहे हैं। और इसी प्रकार की हमारी और पूरी सीरीज में लगातार आपको पर डे अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग कहेंगे ना तो हम पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें चैप्टर वाइज जो मॉडल आंसर्स होते हैं, भाई किसी भी चैप्टर से जाए कोई भी प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाए, वो प्रश्न आप तैयार कर लो। अगर वो उत्तर आपने लिख दिया तो आपका नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ध्यान देना। चौथा प्रश्न क्या है कि अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकार में अंतर बताइए। तो ध्यान से समझना, पहले अन्योक्ति को समझते हैं। अन्योक्ति में क्या होता है कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन, अप्रस्तुत जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है उसका उदाहरण देके फिर जो वास्तविक बात समझाने है उसका उदाहरण देते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण जो है ना, बिहारी जी ने महाराजा जयसिंह जी को उदाहरण दिया था, नई पराग नई मधुर मधु नई विकास ई काल अली कली ही सुबिंदियो आगे कौन हवाल। और समासोक्ति में क्या होता है कि एक कथन में दो अर्थ, समासोक्ति एक कथन में दो अर्थ, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठे से। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट परिभाषा है, बेस्ट उदाहरण है, आप इन्हें याद करिए और पूरे में से पूरे नंबर लाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्रुत विलंबित छंद की परिभाषा और उदाहरण बताइए। द्रुत विलंबित, थोड़ा सा इसको ना इस पे गौर करो आप, अभी चुटकियों में याद हो जाएगा। अभी तक आपको मान लीजिए याद नहीं हुआ, आपको अभी तक अगर याद नहीं हुआ तो आप लोग चिंता मत करिए, अभी याद हो जाएगा। द्रुत का मतलब होता है तीव्र, द्रुत का मतलब होता है तीव्र, विलंबित का मतलब होता है धीरे। तो धीरे और तीव्र ऐसे एक साथ दो चीजें हैं। तो द्रुत जो विलंबित छंद है इसको, इसमें एक्चुअली क्या है, एक तो वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है, इसमें 12 वर्ण होते हैं। और जो वर्णिक छंद होता है ना उसमें हमें गणों का ध्यान रखना पड़ता है। मात्रिक छंद में तो मात्राएं होती है और उसमें लघु गुरु का, हम लघु गुरु मात्राओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो वर्णिक छंद है, इस वर्णिक छंद में वर्णों के साथ गणों की बात रहती है। तो देखो, इसको जो याद करने का सूत्र है वो है नभ भर। अभी हमने क्या कहा था कि द्रुत मैंने तीव्र, तो अगर आपको नभ में जाना है, नभ मैंने आसमान में जाना है, तो द्रुत गति से जाना पड़ेगा। तो द्रुत गति से गए, तीव्र गति से गए नभ में। याद रखना इसकी विशेषताओं को कैसे याद करेंगे। द्रुत विलंबित, द्रुत गति से गए कहां, नभ में, वहां जाके भर दिया धीरे धीरे, नभ को धीरे धीरे भर दिया। तो क्या है आपको याद करना है कि द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है जिसमें गणों का क्रम इस प्रकार रहता है, न भ भर, नगण भगण भगण रगण। ऐसे याद रखना आपको, द्रुत गति से, तीव्र गति से नभ को भर दिया, तो द्रुत विलंबित छंद में गणों का क्रम ये रहता है और इसमें 12 वर्ण होते हैं। उदाहरण देना है आपको तो दे सकते हो कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये आप उदाहरण जो है वो द्रुत विलंबित का दे सकते हो। इसमें अगर वर्णों को आपको गिनना है तो आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 और 12 वर्ण जो है वो हो गए। ठीक है, 12 के बाद फिर यति आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्या कहा गया है कि गीतिका और हरि गीतिका में अंतर बताइए। सबसे इजी अगर कोई छंद है तो गीतिका और हरि गीतिका है। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है और 14-12 पे यति होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। आपको ऐसे लिखना, शुरुआत एक्चुअली ऐसे करोगे, जैसे मान लो गीतिका आया तो आपको ये बताना है कि गीतिका एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पे यति होती है और अंत में लघु गुरु आता है। ठीक है, ये इस तरीके से याद करना है। जैसे गीतिका, तो इसको है ना ऐसे पॉइंट वाइज लिखना, परीक्षा में अगर आ जाए तो पॉइंट 1 आप लिखोगे सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद हो गया एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में सममात्रिक छंद, उस दूसरी पॉइंट लिखना 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं भाई, 4 चरण होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है भाई, 26 मात्रा होती है। उसके बाद लिखना 14-12 पे यति होती है और अंत में चौथा हो गया ये पॉइंट, और 5वां पॉइंट लिखना अंत में लघु गुरु आता है। अंत में लघु और क्या आता है भाई, गुरु आता है। लघु समझते हो, ये 1 मात्रा, और गुरु समझते हो 2 मात्रा, तो ये आता है।
अब ये जो विशेषता है ना, सेम टू सेम हरिगीतिका की विशेषता है, सिर्फ फर्क इतना है कि गीतिका में जहां 26 मात्रा होती है, हरिगीतिका में 28 मात्रा होती है, और गीतिका में जहां 14-12 पे यति होती है, हरिगीतिका में 16-12 पे यति होती है। बस बाकी सेम है पूरा का पूरा। उदाहरण दोनों का अलग अलग हो जाएगा। गीतिका का उदाहरण है कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये गीतिका का उदाहरण हो गया। और इसी तरीके से अगर हरिगीतिका का उदाहरण आपको देना है तो आप कह सकते हो कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। ठीक है, ये पूरा उदाहरण जो है वो आप दे सकते हैं। तो ये हो गया गीतिका और हरिगीतिका का। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका कोई भी डाउट है ना बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। जो क्लास कहोगे वो क्लास में आपको करा दूंगा, जो सब्जेक्ट कहोगे वो सब्जेक्ट करा दूंगा। हमारी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, सुबह 6:30 बजे से लेकर के रात को 8-9 बजे तक हमारी लगातार क्लासें आती है। सबसे पहले मॉर्निंग में हमारी क्लास आती है, जहां पर 6:30 बजे हम लाइव क्लास आती है। 6:30 बजे इंग्लिश कंपलसरी की लाइव क्लास आती है। उसके बाद फिर 7, सवा 7 बजे हमारी हिंदी कंपलसरी की क्लास आती है। उसके बाद शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे पूरे दिन हमारी क्लासें चलती है। बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनने के लिए निःशुल्क हम आपको यहां पर क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको आप जो है ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार तो यही आता है कि कवित छंद का दूसरा नाम क्या है, तो कवित छंद को ही हम मनहरण छंद भी कहते हैं। कवित छंद का दूसरा नाम क्या है, मनहरण छंद। छंद की परिभाषा और उदाहरण बताइए। तो प्रश्न आ सकता है कवित छंद की परिभाषा और उदाहरण बताइए, या मनहरण छंद की परिभाषा और उदाहरण बताइए। एक ही छंद के दो नाम हैं। तो देखो ये भी एक वर्णिक छंद है, इसमें 31 वर्ण होते हैं और 16-15 पे यति होती है। अंतिम वर्ण हमेशा इसमें क्या आता है भाई, गुरु आता है। उदाहरण है साजी, चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत। अब इसको आपको याद तो करना पड़ेगा। बेस्ट उदाहरण याद करिए। अगला क्वेश्चन देखो 8वां, कुंडलिया। ऐसा याद कराऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। कुंडल, एक डॉक्टर है जो कुंडल पहनता है, एक डॉक्टर है जो कुंडल पहनता है। आपको हंसी आएगी, डॉक्टर कुंडल पहनता है, हाँ, DR डॉक्टर, DR डॉक्टर, ये है D और ये है भाई R। डॉक्टर के लिए हम DR लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना डॉक्टर, ये डॉक्टर है। तो डॉक्टर जो है वो क्या पहनता है, कुंडल पहनता है। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या कि जो D है, D फॉर दोहा, R फॉर रोला। तो कुंडलिया चंद दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। ध्यान देना, दोहा और रोला से, D फॉर दोहा और R फॉर रोला। तो कुंडलिया चंद जो है ये दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। अब एक बात और ध्यान देना, कुंडलिया एक्चुअली ये ना, ये कुंडली बनाता है। कुंडली कैसे बनाता है कुंडली, कि कुंडलिया छंद का जो इसकी जो पहली लाइन होती है, यूं कह सकते हैं जो पहला शब्द होता है वही इसका अंतिम शब्द होता है। और दोहा, शुरुआत में पहले दोहा आता है, तो दोहे की जो अंतिम पंक्ति होती है वही रोला की पहली पंक्ति होती है। इसमें कुंडली बनती है, इसलिए इसे कुंडलिया कहते हैं। पहला और अंतिम शब्द एक समान होता है। अब देखो जैसे साईं अपने चित्त की, तो लास्ट में जो आएगा ना मेरे साईं, तो साईं आया ना यहाँ पे, तो लास्ट में साईं आएगा जब एंड होगा तब। और इसी तरीके से इसकी जो दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है वो तीसरी पंक्ति का पहला शब्द भी होता है। तो बार बार कुंडली बनती है, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। कुंडलिया छंद जो है बच्चों, ये दोहा और रोला के मेल से बनता है। शॉर्ट ट्रिक इसकी याद करने की है, डॉक्टर कुंडल पहनता है। डॉक्टर वैसे कभी कुंडल नहीं पहनता, कानों में कुंडल पहनते हैं ना, डॉक्टर कभी नहीं पहनता, बट आपको पहना देना उसे कि नहीं डॉक्टर पहनेगा, डॉक्टर कुंडल पहनता है। तो आपको आपका काम हो जाएगा। बस आज हम 8 प्रश्न हम करेंगे। आप मुझे बताओ ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये ट्रिक शानदार लगी, हमारी क्लास अच्छी लगी, हमारे उदाहरण परिभाषाएं जो हमने दी अगर आपको पसंद आ रही है, तो मैं बिल्कुल इसे कंटिन्यू करूंगा और हम कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक लेंगे। जैसे पहले हमने काव्य गुण ले लिए, तो काव्य गुण से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद काव्य दोष ले लेंगे, फिर अलंकार ले लेंगे, फिर छंद ले लेंगे, फिर किताब के हमारे प्रश्न हैं उनको लेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा, बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बट एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, इस वीडियो को आपको हाइप करना है। एक हाइप का ऑप्शन दिया आजकल यूट्यूब ने, जैसे लाइक का होता है वैसे हाइप का ऑप्शन होता है। आप वीडियो को हाइप कर दीजिए, बस इतना सा आपसे निवेदन है, वीडियो को हाइप करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए प्लीज।
जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। जो भी आपका प्रश्न है, डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो आप कमेंट करिए। और हमारी सारी क्लासें अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के लाइक दबा करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आपको हर कंटेंट, हर सब्जेक्ट अवेलेबल कराता रहूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।